दोस्तों, जिलाधिकारी अवनी शर्मा एक सवेरे साधारण कपड़ों में बिना किसी तामझाम के सब्जी खरीदने बाजार पहुंची। उनके मुख पर सरलता थी और कदमों में आत्मविश्वास, लेकिन किसी को आभास तक नहीं था कि यह स्त्री इस जनपद की कलेक्टर है। अवनी सीधे एक रेहड़ी के पास जाकर रुकी, जहां एक लगभग 30 साल की महिला सब्जियां बेच रही थी। अवनी ने मुस्कुराकर उससे भाव पूछे ही थे कि तभी एक नन्हा बालक दौड़ता हुआ आया और उस औरत से लिपटकर बोला, मां, मुझे विद्यालय छोड़ाओ, देर हो रही है वरना गुरुजी डांटेंगे। सब्जी वाली बोली, लाल, थोड़ी देर रुक जा, मैं पहले इन दीदी को सब्जी दे दूं, फिर तुझे छोड़ने चलूंगी। बालक हट करता रहा कि नहीं मां, अभी चलो ना, बहुत विलंब हो गया है। यह सब देखकर जिलाधिकारी अवनी शर्मा का हृदय द्रवित हो गया। वह मंद मुस्कान के साथ बोली, आप बच्चे को पाठशाला छोड़ आइए, मैं आपकी दुकान संभालती हूं। सब्जी वाली थोड़ा संकोच में पड़ी, पर अवनी के भरोसे भरे स्वर ने उसे ढांढस बंधाया। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं तुरंत लौट आऊंगी। और फिर वह अपने पुत्र को लेकर विद्यालय की ओर निकल गई। इधर अवनी रेहड़ी पर खड़ी थी और आसपास के वातावरण को बारीकी से देख रही थी। तभी एक दुपहिया वाहन रेहड़ी के पास आकर रुका, जिस पर दरोगा भानु प्रताप सवार था। उसने उतरते ही व्यंग्य भरे लहजे में कहा, तू कब से यहां सब्जियां बेचने लगी? यहां तो एक दूसरी औरत बैठती थी, वह कहां मर गई? अवनी कुछ उत्तर देती, उससे पहले ही वह सब्जी वाली महिला वापस लौट आई। दरोगा को देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वह झुककर बोली, क्या चाहिए आपको दरोगा जी? जो इच्छा हो ले लीजिए। दरोगा ने अनुचित आदेश दिया कि आधा किलो टमाटर दे, 1 किलो लौकी और आधा किलो परवल भी डाल देना। औरत ने बिना कुछ प्रतिवाद किए फुर्ती से सब्जियां तौल दी। दरोगा बिना एक भी मुद्रा दिए गाड़ी पर बैठा और चल दिया। यह सब देख अवनी शर्मा अवाक रह गई। कुछ क्षण सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने उस महिला से पूछा, बहन, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने उससे कुछ मांग क्यों नहीं की? औरत की आंखों में विवशता साफ झलक रही थी। वह दबे स्वर में बोली, बहन, क्या कहूं, यह दरोगा प्रतिदिन ऐसे ही मुफ्त में सब्जियां ले जाता है। जब कुछ कहती हूं तो डराता है, कहता है कि मुझसे दाम लेगी। अभी तेरी रेहड़ी उठवा दूंगा। मुझे भय लगता है, अगर यह आजीविका चली गई तो घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए चुपचाप सह लेती हूं। यह सुनकर जिलाधिकारी अवनी शर्मा के चेहरे का रंग बदल गया। वह भीतर तक सिहर उठी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि व्यवस्था के रक्षक ही व्यवस्था का उपहास उड़ा रहे हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बहन, अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपके साथ हूं। न्याय दिलाना मेरा दायित्व है। आप एक काम कीजिए, मेरा दूरभाष अंक लें। कल जब आप दुकान लगाएंगी तो आप नहीं, मैं वहां रहूंगी। आप घर पर विश्राम कीजिए। बाकी मैं देख लूंगी कि वह दरोगा पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं उसे विधि का विधान समझाकर ही रहूंगी। औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उनमें संतोष और आशा की किरण थी। अगली सुबह अवनी शर्मा ने एक ग्रामीण महिला का रूप धरा। न कोई श्रृंगार, न कोई दिखावा। साधारण सूती साड़ी पहने और सिर पर पल्लू रखे वह रेहड़ी पर आ खड़ी हुई। दुकान पर ताजी सब्जियां सजाई गई थीं और सब कुछ तैयार था। कुछ ही देर में वही दरोगा भानु प्रताप अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। उसने रेहड़ी के पास गाड़ी रोकी और घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तुम यहां? वैसे तुम उसकी क्या लगती हो? कल भी तुम यहीं थी और आज भी। अवनी, जो अब भी एक साधारण ग्रामीण स्त्री बनी खड़ी थी, धीरे से बोली, मैं की सहेली हूं, इसलिए आज उसकी जगह दुकान संभाल रही हूं। दरोगा ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तो तुम तो अपनी सहेली से भी अधिक सुंदर निकली। बहुत भली लग रही हो आज। फिर अभद्र दृष्टि से देखते हुए बोला, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए और साथ में थोड़ा धनिया और मिर्च भी डाल देना। अवनी ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जियां तोली और उसके हाथ में थमा दी। जैसे ही दरोगा सब्जियां लेकर पलटा और गाड़ी चालू की, अवनी ने कड़े स्वर में कहा, रुकिए, आपने अभी तक सब्जियों का भुगतान नहीं किया है। दरोगा झल्लाकर बोला, कौन से पैसे? मैं तो हमेशा ऐसे ही लेता हूं। अपनी सहेली से पूछ लेना, वह तो कभी जुबान नहीं खोलती। अवनी ने अडिग होकर कहा, आप मेरी सहेली से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं। सब्जियों के पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इतना सुनते ही दरोगा का
अहंकार भड़क उठा और उसने आवेश में आकर एक जोरदार तमाचा अवनी के गाल पर मार दिया। अवनी थप्पड़ लगते ही डगमगा गई, लेकिन उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। आंखों में पानी था, लेकिन आत्मगौरव अब मौन रहने को तैयार नहीं था। अवनी कांपती हुई आवाज में बोली, आपने एक स्त्री पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी भूल की है। इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। दरोगा भानु प्रताप और उग्र हो गया और चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी बिसात अभी बताता हूं। यह कहते हुए उसने अवनी के बाल पकड़कर खींचे। अवनी पीड़ा से करा उठी, लेकिन किसी तरह खुद को छुड़ाकर बोली, यह सब अत्यंत अनुचित हो रहा है। मैं आपके विरुद्ध शिकायत करूंगी। आपको सब्जियों के पैसे देने ही होंगे। लेकिन दरोगा अपने पद के मद में चूर था और हंसते हुए बोला, शिकायत तेरी इतनी औकात है? तू एक मामूली सब्जी बेचने वाली और मैं इस क्षेत्र का दरोगा। मैं तुझे यहीं धूल चटा सकता हूं। ज्यादा बोला तो उल्टा तुझे ही हवालात में डाल दूंगा। इतना कहकर वह मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए वहां से चला गया। अवनी क्रोध और तिरस्कार से कांप रही थी, लेकिन उन्होंने स्वयं को नियंत्रित रखा। वह देखना चाहती थी कि यह भ्रष्टाचार किस सीमा तक फैला है। कुछ देर बाद उन्होंने सब्जी वाली को बुलाया और कहा, अब तुम दुकान संभालो। अवनी वहां से चुपचाप प्रस्थान कर गई। निवास पहुंचकर उन्होंने अपने साधारण वस्त्र त्यागे और केसरिया रंग का परिधान पहनकर एक सामान्य नागरिक की तरह बिना किसी तामझाम के कोतवाली पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि दरोगा भानु प्रताप उपस्थित नहीं था। एक दीवान मेज पर बैठा था। अवनी ने उससे कहा, मुझे अपनी व्यथा लिखवानी है। दरोगा भानु प्रताप कहाँ है? और मुझे कोतवाल साहब से भेंट करनी है। दीवान ने उत्तर दिया, दरोगा जी किसी कार्य से बाहर गए हैं और कोतवाल साहब भी क्षेत्र भ्रमण पर हैं। आप चाहें तो कुछ समय प्रतीक्षा करें। अवनी की आंखों में अब प्रतिशोध की नहीं, बल्कि सुधार की अग्नि प्रज्वलित थी। कुछ ही समय बीता था कि अचानक कोतवाली का द्वार खुला और भारी जूतों की आवाज के साथ कोतवाल जयसिंह भीतर आए। उनकी दृष्टि केसरिया वस्त्रों में बैठी उस सामान्य महिला पर पड़ी। उन्होंने कड़क कर पूछा, तुम कौन हो और यहां किस प्रयोजन से आई हो? अवनी ने शांत भाव से कहा, मुझे प्राथमिकी दर्ज करवानी है। यह सुनते ही जयसिंह व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, प्राथमिकी लिखवानी है तो पहले कुछ सेवा पानी लाई हो। यहां कागज चलाने के लिए 10 से 20 हजार तक का खर्च आता है। लाई हो तो निकालो जल्दी। यह सुनकर अवनी का चेहरा कठोर हो गया। वह गंभीर स्वर में बोली, रिपोर्ट लिखने के लिए कोई धन नहीं लगता। आप घूस क्यों मांग रहे हैं? जय सिंह अट्टहास करते हुए बोला, यहां जो भी आता है अपनी इच्छा से भेंट देता है। अगर नहीं देगा तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी। अवनी ने लंबी सांस ली और फिर बोली, ठीक है, लीजिए 10,000 और अब मेरी शिकायत लिखिए। पैसे लेते ही जय सिंह ने पूछा, बताओ किसके विरुद्ध शिकायत है? अवनी ने दृढ़ होकर कहा, दरोगा भानु प्रताप के खिलाफ। उन्होंने एक निर्धन सब्जी वाली से प्रतिदिन बिना दाम दिए सब्जियां ली। जब मैंने प्रतिवाद किया तो मुझ पर प्रहार किया। मैं इस पर कठोर विधिक कार्यवाही चाहती हूं। यह सुनते ही जय सिंह का चेहरा उतर गया। वह घबरा कर बोला, वह हमारे विभाग के सम्मानित अधिकारी हैं और वैसे भी अगर कोई प्रेम से सब्जियां दे दे तो इसमें क्या बुराई है? हम शासकीय कर्मचारी हैं, थोड़ा बहुत चलता है। अवनी सब समझ चुकी थी कि तंत्र भीतर से खोखला हो चुका है। उन्होंने बिना कुछ कहे वहां से बाहर कदम बढ़ा दिए, लेकिन उनकी दृष्टि में अब वह संकल्प था जो अगले दिन पूरे थाने की नींव हिला देने वाला था। अगली सुबह जिलाधिकारी अवनी शर्मा पूरे राजकीय काफिले के साथ अपनी आधिकारिक वेशभूषा में सीधे उसी कोतवाली पहुंची। उनके साथ सशस्त्र अंगरक्षक और प्रशासनिक अमला भी था। कोतवाली के मुख्य द्वार पर जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी, पूरे कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए। राजकीय पोशाक में खड़ी वही महिला जिसे कल तक उन्होंने एक साधारण सब्जी बेचने वाली समझा था, आज जिले की सर्वोच्च अधिकारी बनकर सामने खड़ी थी। भीतर प्रवेश करते ही दरोगा भानु प्रताप और कोतवाल जय सिंह दोनों वहां थे। जैसे ही उनकी दृष्टि अवनी शर्मा पर पड़ी, दोनों के मुख का तेज गायब हो गया। घबराकर एक साथ बोले, महोदया आप यहां। अवनी शर्मा की आंखों में अब एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की मर्यादा और कठोरता साफ दिख रही थी। वह गंभीर स्वर में बोली, मैं हूं इस जनपद की जिलाधिकारी अवनी शर्मा और मुझे भली भांति झां है कि इस कोतवाली में क्या कुकृत्य हो रहे हैं।
निर्दोषों को डराया जाता है, उनसे बलपूक वसूली की जाती है और रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। जय सिंह कांपते हुए बोला, महोदया, ये सब मिथ्या है। भानु प्रताप भी हकलाते हुए बोला, महोदया, जो हुआ वह अनजाने में हो गया। अवनी शर्मा ने बिना एक शब्द व्यर्थ किए अपना राजकीय परिचय पत्र निकाला और उनके सम्मुख रख दिया। पहचान पत्र देखते ही दोनों के शरीर थरथराने लगे। जय सिंह तुरंत हाथ जोड़कर चरणों में गिर गया और बोला, क्षमा कर दीजिए महोदया, मुझे झा नहीं था कि आप स्वयं जिलाधिकारी हैं। भानु प्रताप भी गिड़गिड़ाते हुए बोला, महोदया, मुझसे घोर अपराध हो गया। भविष्य में कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन अवनी शर्मा के हृदय में अब कोई कोमलता नहीं थी। उन्होंने वज्र के समान कठोर स्वर में कहा, वर्दी की मर्यादा भंग करके तुमने जो पाप किया है उसका दंड अब विधान देगा। आज इसी समय से तुम दोनों निलंबित किए जाते हो। इस जनपद में दीन दुखियों का दमन नहीं होगा और ना ही सत्ता की आड़ में अराजकता चलेगी। उन्होंने पीछे खड़े अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोनों के विरुद्ध तत्काल विभागीय अन्वेषण आरंभ किया जाए। पूरी कोतवाली स्तब्ध थी। तभी भानु प्रताप और जय सिंह दोनों अवनी शर्मा के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, महोदया, हमें एक अंतिम अवसर प्रदान कीजिए। हम स्वयं को सुधार लेंगे, अब किसी निर्धन को नहीं सताएंगे। अवनी शर्मा कुछ क्षण रुकी और दोनों की दयनीय अवस्था देखती रही। फिर गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, यह अंतिम चेतावनी है। अगर पुनः किसी भी असहाय की पीड़ा मुझ तक पहुंची तो इस बार निलंबन नहीं, सीधा कारावास होगा और कोई क्षमादान नहीं मिलेगा। दोनों ने लज्जा से सिर झुका लिया। अवनी शर्मा ने पूरे विभाग की ओर देखते हुए कहा, प्रशासन की वर्दी भय व्याप्त करने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास जगाने के लिए होती है। पद का सम्मान तभी है जब उसे धारण करने वाला दूसरों को सम्मान देना जाने। इतना कहकर वह कोतवाली से बाहर निकल गई। वहां से निकलने के बाद जिलाधिकारी अवनी शर्मा सीधे अपने वाहन में बैठी, लेकिन उनका चित्त अभी भी व्याकुल था। उन्हें पता था कि मात्र दंड देने से व्यवस्था पूरी तरह नहीं सुधरती। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब पीड़ित को न्याय का अनुभव हो और दोषियों के भीतर भय नहीं बल्कि उत्तरदायित्व का भाव जागे। उसी संध्या अवनी शर्मा ने जिला मुख्यालय में एक आपातकालीन गोष्ठी बुलाई। सभी थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारी उस बैठक में उपस्थित थे। कक्ष में पूर्ण शांति थी। अवनी शर्मा ने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, यह जनपद तभी सुरक्षित माना जाएगा जब एक गरीब व्यक्ति बिना किसी संकोच के थाने की चौखट लांघेगा। अगर किसी ने भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग डराने या लूटने के लिए किया तो स्मरण रखना, अगला क्रम उसी का होगा। उनके शब्द कक्ष की दीवारों से टकराकर हर अधिकारी के अंतर्मन में उतर गए। उसी रात्रि भानु प्रताप अपने घर पहुंचा और जब उसने वर्दी उतारकर आसन ग्रहण किया तो पहली बार उसे बोध हुआ कि उसने कितनी बड़ी त्रुटियां की हैं। उसे उस सब्जी वाली का भय और अवनी शर्मा की आंखों की वह ज्वाला बार बार स्मरण हो रही थी। उधर जय सिंह भी अपने घर में मौन बैठा था। जब उसके बच्चों ने पूछा कि पिताजी, आज आप इतने व्यथित क्यों हैं, तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसे समझ आ गया था कि धन लेकर न्याय न देना केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि किसी के जीवन से खिलवाड़ था। अगली सुबह बाजार में दृश्य परिवर्तित था। वही सब्जी वाली महिला दुकान लगाकर बैठी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसका पुत्र विद्यालय की वर्दी में उसके समीप आया और बोला, मां, आज गुरुजी ने कहा कि अब तुम प्रतिदिन मुझे समय पर छोड़ने आती हो। औरत की आंखें सजल हो गईं। तभी वहां दो आरक्षक आए। वह पहले तो घबराई, लेकिन उनमें से एक ने विनम्रता से कहा, बहन, भयभीत ना हो। जिलाधिकारी महोदया का कड़ा निर्देश है कि बाजार में कोई भी पुलिसकर्मी बिना मूल्य चुकाए कुछ नहीं लेगा। अगर कोई असुविधा हो तो हमें सूचित करें। यह सुनकर आसपास के लोग विस्मित रह गए, क्योंकि पहली बार पुलिस के स्वर में मानवता थी। धीरे धीरे पूरे जनपद में यह चर्चा फैल गई कि अवनी शर्मा ने व्यवस्था को मार्ग पर ला दिया है। जनमानस कहने लगा कि अब कोतवाली जाना संताप नहीं बल्कि सल बन गया है। कुछ दिवस पश्चात अवनी शर्मा उसी बाजार में पुनः पहुंची, लेकिन इस बार अपनी आधिकारिक वेशभूषा में सब्जी वाली उन्हें देखते ही पहचान गई और हाथ जोड़कर बोली, महोदया, आपने केवल मेरी नहीं अपितु पूरे समाज की दशा बदल दी। अवनी शर्मा ने उस बालक के सिर पर हाथ रखा और कहा,
परिवर्तन तभी स्थायी होता है जब समाज अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। अगर उस दिन तुम मौन रहती तो यह सुधार संभव नहीं होता। उसी दिन अवनी शर्मा ने जिले में एक नई व्यवस्था लागू की कि प्रत्येक थाने में एक शिकायत पेटी होगी जिसकी निगरानी सीधे जिलाधिकारी कार्यालय से होगी। कोई भी पीड़ित बिना अपना नाम उजागर किए अपनी व्यथा कह सकेगा। इससे पूरे जिले में पुलिस का दृष्टिकोण पूर्णतः बदलने लगा। भानु प्रताप और जय सिंह दोनों को प्रशिक्षण हेतु अन्यत्र भेजा गया, जहां उन्हें सिखाया गया कि सेवा ही सर्वोपरि है। समय के साथ वे भी बदले और अब वे कानून को व्यापार नहीं बल्कि कर्तव्य मानने लगे थे। महीनों बाद उसी सब्जी वाली के पुत्र का विद्यालय में सम्मान हुआ और जब मंच से उसका नाम गूंजा तो जनसूह में बैठी अवनी शर्मा मंद मंद मुस्कुरा उठी। उन्हें संतोष था कि आज उनका पद सार्थक हुआ है। यह वृतांत हमें यही बोध कराता है कि उच्च पद तभी गरिमामयी होता है जब उस पर आसीन व्यक्ति वंचितों की पीड़ा समझे। व्यवस्था तभी पवित्र होती है जब उसमें संवेदना जीवित हो। यूट्यूब नीति के अनुसार सुरक्षा संबंधी जानकारी। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक संदेश देना है। इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा, अमर्यादित भाषा या गैर कानूनी कृत्यों का समर्थन नहीं किया गया है। धन्यवाद।